आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है 10 मुश्तबह रिमांड पर सियासत अपने काम पर। दरअसल हम देख रहे हैं कि किसी तरीके से जब एनआईए ने बुध को 10 लोगों को गिरफ्तार किया तो उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद 12 दिन की रिमांड दे दी गई। लेकिन उसके बाद अब इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि उनका मॉड्यूल बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी में था। कुछ इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं कि इनके निशाने पर बाकायदा कुंभ भी था और साथ ही साथ अयोध्या में राम मंदिर का भी जो मकाम है वहां पर भी इनका निशाना था। इन सब के बीच एनआईए ये दावा कर रही है कि इस पूरे मॉड्यूल से जो हम पूछताछ करेंगे उससे बड़ा इंकशाफ हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच जो दिफाई वकील हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि एनआईए दरअसल कोर्ट में कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रही है, कोई ठोस सबूत नहीं दे पा रही है और यह भी नहीं बता पा रही है कि आखिर इनका लिंक कैसे था, किनके किनके राब्ते में थे और किस तरीके से इनके साथ इनके तह तक पहुंचने की कामयाबी हासिल हुई। इन सब के बीच यह भी अपने आप में सवाल है कि जो तमाम चीजें बरामद हुई हैं क्या वाकई वो ऐसी हैं जो पूरे मुल्क को दहलाने वाली एक साजिश के लिए ही तैयार की जा रही थी। क्योंकि सवाल इसको लेकर के भी उठाया जा रहा है और अलग अलग तरह के सवाल जो उठाए जा रहे हैं उन सब के बीच जमीयत उलमाए हिंद ने भी यह साफ कर दिया है कि जो 10 मुश्तबा थे उनका केस अब वो लड़ेगी और साथ ही उनके जो अहले खाना है उनसे किसी तरह का पैसा भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो सभी बेहद गरीब खानदान से और उनके कुनब से आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या एनआईए ने जो ये गिरफ्तारी की है उसके पीछे वाकई कोई किसी तरह की साजिश है? क्योंकि अब महबूबा मुफ्ती भी यही कह रही है कि चुनावी साल में इस तरह की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं साजिश को एक तरीके से दिखाने वाला काम करती है। तो क्या एनआईए को इस तरीके से कटघरे में खड़ा करना ठीक है? क्या मुल्क की जो एक अहम एजेंसी है वो अपने काम को अंजाम देना छोड़ दे? क्या अगर चुनावी साल में इस तरह की कोई प्लानिंग हो रही है और एनआईए को इनपुट्स मिल रहे हैं तो वो फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे? और इन सब के बीच ये भी कि क्या वाकई एनआईए सही तरीके से सबूत नहीं दे पा रही है? कई तरह के सवाल हैं और उन सभी सवालों को हम टटोलने की कोशिश करेंगे। वहीं इस पूरे मामले में जमीयत उलमाए हिंद का यह कहना है कि मुस्लिम नौजवानों को फंसाया जा रहा है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का यह कहना है कि ये गिरफ्तारियां इंतखाबात के मद्देनजर की गई हैं। हमारे साथ मौलाना अरशद मदनी साहब मौजूद है। मदनी साहब, आपको क्या वाकई जमीयत को ये लगता है जिन लड़कों की अभी गिरफ्तारी हुई है उनको बेवजह फंसाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं, या इसमें आपको नज़र आता है कि वाकई एजेंसियों के जो तर्क और दलील है उसमें दम है? नहीं कहा जा सकता। अभी ये कोर्ट का फैसला होना चाहिए, वो बताएंगे कि आया इसकी हकीकत जो क्या है और जो सबूत मुहैया किए गए हैं उन सबूत की अहमियत क्या है। हमने अब तक देखा है बार बार कि इसी तरीके के सबूत पेश किए जाते हैं पुलिस की तरफ से, एटीएस की तरफ से, और मीडिया का भी यही किरदार हमेशा रहता है। हम तो शिकवा करते रहते हैं कि जब ये लोग छूटते हैं तो मीडिया उस वक्त उसको पेश नहीं करती है, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो मीडिया ये साबित करती है कि कोई मास्टरमाइंड था, कोई प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करना चाहता था, कोई मुल्क में धमाका करना चाहता था। ये सब कुछ होता है, लेकिन वास्तविकता उसकी जब सामने आती है लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये ऐसे इतने वाक़यात हैं, इसलिए हम अभी इस सिलसिले में कुछ नहीं कहते। हमारा एक मुद्दा है और हम उसको बहुत धड़ल्ले से कहते हैं कि अगर कोई वाक़यातन देश विरोधी है तो वो सज़ा का मुस्तहिक, उसको जो चाहे सज़ा दे दे। लेकिन अगर कोई देश विरोधी नहीं है और पुलिस या मीडिया या मुल्क की खुफिया एजेंसियां उनको ये लाकर खड़ा कर देती हैं और गलत खड़ा करती हैं और कोर्ट से ये बात साबित होती है कि इनके पास सबूत नहीं है, ये केस गलत है, तो इस सूरत के अंदर जो इस तरह का जुर्म करने वाले हैं उनका जुर्म भी कोई कम नहीं। जमीयत इनके मुकदमे तो लड़ने जा रही है और बात को पूरा आपने नहीं होने दिया, अपनी तरफ से बात शुरू कर दी। बात तो यही है कि जब एजेंसियां किसी एक जमात को 10-10 आदमी, 15-15 आदमी, 70-70 आदमी, 80-80 आदमियों को उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं और कोर्ट का फैसला अगर ये आता है कि ये बिल्कुल बेगुनाह है तो
जिन लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती गुनाहगार साबित करने की कोशिश की है उनके गले में भी फंदा पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए मुसलमानों की परेशानियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन वो लोग जो परेशान कर रहे हैं उनका कुछ नहीं हो रहा है। तो मौलाना अरशद मदनी साहब, जिनका ये कहना है कि जमीयत इनको कानूनी मदद देगी, क्योंकि कई ऐसे मामले पहले भी हुए हैं जिनमें एजेंसियों ने ऐसे लड़कों को गिरफ्तार किया है, बाद में वो बाइज्जत बरी हुए हैं। हालांकि मदनी साहब ये भी कह रहे हैं कि वो ये नहीं कहते अगर किसी ने मुल्क के खिलाफ काम किया है तो उसको सजा ना दी जाए। कैमरामैन जितेंद्र के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। तो कई तरह के पहलू हैं। एनआईए एक बड़ी साजिश को नाकाम करती है। सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि जो ये खुरासान मॉडल है और अभी 40 दिन पहले ही ये मॉड्यूल एक तरीके से अमल में आया, उसके मंसूबे बेहद खतरनाक थे और फिदाइन हमले तो करने के फिराक में थे ही ये लोग, लेकिन साथ ही एक दो नहीं बल्कि कई जो इनके टारगेट पे चीजें हैं वो थीं। लेकिन सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं कि क्या वाकई ये चुनावी गिरफ्तारियां हैं जो मुश्तबा हैं? क्या वाकई एनआईए कोर्ट में उनके खिलाफ कोई बड़े और पुख्ता सबूत नहीं पेश कर पाई? जो बरामदगियां एनआईए ने दिखाई हैं, क्या वाकई उसमें ऐसा है कि कुछ सुतली बम हैं, कुछ ट्रैक्टर्स के नोजल्स हैं जिसको वो रॉकेट लॉन्चर बता रही हैं? क्योंकि ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं और वकील दिफा जो हैं वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं। जरा हम हर पहलू को टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। यहां नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी के लीडर स्वदेश सिंह साहब मौजूद हैं, तो वहीं कांग्रेस के लीडर घनेंद्र भारद्वाज जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में ही मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद सखी खान साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम के और मुस्लिम स्कॉलर हैं। इसके अलावा हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं सैयद बाबर अशरफ साहब, जो कि सूफी लीडर हैं और फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं सदाए सूफिये हिंद के। इसके अलावा हमारे साथ रिटायर्ड आईजी एक्स डीजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विभूति नारायण राय साहब। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, आप सभी का बहुत इस्तकबाल है हमारी डिबेट में। और हम सबसे पहले बातचीत की जो शुरुआत करें उससे पहले अपने मेहमानों को यह बता देते हैं कि हम 2-2 मिनट के लिए, जैसे कि हमारे शो का फॉर्मेट है, एक मेहमान के पास आएंगे और वो अपनी बात रखेगा। और स्वदेश जी, मैं सबसे पहले आपके ही पास आना चाह रहा हूं कि देखिए, एनआईए एक बड़ी गिरफ्तारी करती है, एक बड़ी साजिश को नाकाम करने का दावा करती है, लेकिन फिर उसके बाद सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह भी कि जब वो कोर्ट जाती है तो पुख्ता सबूत नहीं पेश कर पाती। जो बरामदगियां हुई हैं उसमें भी कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं उसके जो दावे हैं उसको कमजोर करती हैं। और वहीं दूसरी तरफ यह भी है कि चुनाव को देख करके इसकी गिरफ्तारी को जोड़ा जा रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए, जो लोग जैसा कह रहे हैं वो वैसा ही कहेंगे, उसमें कोई मुझे आश्चर्य की बात नहीं है। मदनी साहब ने कहा उनको मदद ही पहुंचाएंगे, वो करे, लेकिन उनको देखना पड़ेगा कि वो किसकी मदद कर रहे हैं। उन गिरफ्तारियां हुई हैं, 12 दिन की रिमांड है, जांच जारी है। जहां तक बात कही गई है सुतली बम की और तरह तरह की, मैं बात करूंगा कि जिन लोगों ने ये कहा है, सैयद अता हसनैन उनसे बड़े सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और आर्मी में एक बहुत बड़े ओहदे पे रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल से वो रिटायर्ड हुए। उन्होंने कहा कि अगर खरबूजा बम भी हो तो हमें उसे सीरियस लेना चाहिए, लेकिन जो चीजें वहां पे मिली, जैसा कि वहां पे उन्होंने बताया कि उनके अगर आप ट्वीट्स देखें तो उन्होंने बोला 51 mm के मोर्टार्स मिले हैं और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शक और शुबा पैदा करती हैं। इसके अलावा वहां पे आप देखिए कितने सारे सिम मिले हैं, मोबाइल मिले, 25 ग्राम एक्सप्लोसिव मिला है। इन सब चीजों को लेते हुए एक बहुत बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, मतलब आप अगर ये चाहते हैं कि हम पहले आतंकवादी घटना होने देते या बाजार में वो बम लेके खड़े रहते, 2-4 विस्फोट हो जाते, तब हम उन्हें पकड़ते क्या? देखिए, अगर मॉड्यूल को पहले ही हमने अगर वो निकाल दिया तो ये बहुत ही, उसके लिए हमें साधुवाद देना चाहिए एनआईए को कि उन्होंने ऐसा कुछ कारनामा अंजाम दिया, ऐसा कुछ काम करके दिखाया है। नहीं तो एक बहुत ही बड़ी घटना संभव थी और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। और एक छोटी मोटी घटना ने जितने सिम और जितने अलार्म क्लॉक और जितने मोबाइल मिले हैं, उससे लग रहा था कि बहुत बड़ी घटना को ये लोग अंजाम देने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में हमें यह भी देखना होगा कि हम लोग जो कम्युनलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कौन किस धर्म का है, उस तरह के को समर्थन करते हैं, ये बहुत गलत परंपरा है। इसमें हमें जाना नहीं चाहिए। उनके ऊपर जांच बैठी है, एनआईए ने मॉड्यूल क्रैक किया है, उस पर जांच होनी चाहिए। उनको 12 दिन की रिमांड मिली है, उनको और सुबह मिलेंगे। आपको पता है वहां गए क्यों थे? वो जाकिर मूसा को खोज रहे थे। जाकिर मूसा कौन है?
जाकिर मूसा वो व्यक्ति है जिसने पहली बार ये कहा है कि हम कश्मीर में आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कश्मीर में हम इस्लामिक खिलाफत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसका सीधे ताल्लुकात जाते हैं ISIS के साथ। तो ये ISIS का मॉड्यूल था जिसको बहुत बिल्कुल समय रहते ही NIA ने उसका पर्दाफाश किया है, और पूरा हक बनता है कि उनकी जांच करे, और उसके लिए 12 दिन की जो रिमांड मिली है बिल्कुल ही ठीक मिली है। उस वकील से तो ज्यादा जानकारी सैयद अता हसनैन साहब को तो होगी, जिनके आप ट्वीट देख सकते हैं। चलिए मैं आता हूं, लेकिन घनेंद्र साहब आप जरा ये बताइए कि जब तमाम तरह की एजेंसीज आपके हिसाब से काम करती हैं तो आप ये कह देते कि एजेंसी अच्छा काम कर रही है, जरा सा कुछ मामला उसमें नजर आता तो आप कहते हैं कि मरकजी हुकूमत जो है एजेंसियों को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। NIA अपना अच्छा से काम कर रही है, वो कुछ बड़े मॉड्यूल को क्रैक कर रही है, तो आप ये कह देते हैं कि ये चुनावी गिरफ्तारियां हैं। क्या इस तरीके से सवाल खड़े करना ठीक है? क्या एजेंसियां काम करना ही बंद कर दें? देखिए साउथ जी, निश्चित तौर पर एजेंसियों का काम है अपना काम करना। हम कभी एजेंसियों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जब कहीं पे राजनीतिक बदबू नजर आती है तो जरूर उसका विरोध करना हमारा काम है। हम विपक्ष में बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाएं। आप देखिए जिस तरीके से पिछले 4.5 साल में इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। पहले तो हम लोग कहते थे कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन CBI का मामला जब सामने आया तब देश के लोगों ने इस बात को मान लिया कि कहीं ना कहीं एजेंसियों पर दबाव होता है, एजेंसियों से गलत काम कराए जाते हैं। अब रही इस वाले एपिसोड की बात, इस वाले एपिसोड में जो प्राइमा फेसी जो चीजें समझ में आ रही हैं और जो प्राइमा फेसी चीज नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इंटेंशनली इस तरीके का काम किया गया। एक सुतली बम के आधार पर आप उनको ISS से जोड़ दोगे, ये तो गलत है। अगर एक ट्रैक्टर की नोजल निकलती तो आप कहते हो कि रॉकेट लॉन्चर बना रहे थे, ये भी गलत है। सिम कार्ड निकले, आप इन्वेस्टिगेशन करो, कोई इन्वेस्टिगेशन से मना नहीं कर रहा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करे बगैर अभी आपने मतलब आपके हिसाब से तेल का ताड़ बनाया जा रहा है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि अभी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। आप इन्वेस्टिगेशन करो, अगर कोई आदमी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो निश्चित तौर पर उसको जो सजा कानून के हिसाब से वो मिलनी चाहिए, लेकिन बगैर इन्वेस्टिगेशन के अभी तो आपने अरेस्ट करा है, अभी आपने एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं करे, अभी आप उनको बता रहे हो कि बहुत बड़े आतंकवादी थे, इनका बहुत बड़ा मॉडलर था, ISIS के ये लोग थे। अरे अभी इन्वेस्टिगेशन कर लो, जल्दी किस बात की, जल्दी किस बात की है? आप इन्वेस्टिगेशन करो, आप कोर्ट में जाओ, आप कोर्ट में एविडेंस प्रूफ करो, जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा। उससे पहले इतना हाय अल्लाह करने की जरूरत क्या है? दूसरी बात मैं जो आपको कह रहा था कि NIA एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, हमें इससे दिक्कत है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार तो है नहीं, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र ATS लिख के देती है कि सनातन सभा के लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है और इनके खिलाफ ये एविडेंस है, NIA को जांच करनी चाहिए। NIA वहां पे तो जांच नहीं करता। NIA सिलेक्टिवली क्यों काम कर रहा है? आप सनातन सभा के ऊपर जांच नहीं करते और आप किसी विशेष धर्म को लेकर, विशेष रिलीजन को लेकर आप अपना काम शुरू करते हो। हमें आपकी मंशा में दिक्कत है। ठीक है, खास तबके को टारगेट और तफरका, ये आपने दो बड़े एलिगेशन लगाए और मैं स्वदेश साहब से ही चाहूंगा कि उस पर जवाब दे, लेकिन पहले एक एक करके सभी मेहमानों के पास हो लेते हैं। सैयद बाबर अशरफ साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं सर कि देखिए यहां पर एक सियासी पहलू तो है, इसके साथ साथ क्या वाकई इसका मजहब से कोई ताल्लुक है कि ये सभी के सभी जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं एक ही मजहब से ताल्लुक रखते हैं? क्या मरकजी हुकूमत बाकायदा वाकई मजहब देख करके टारगेट कर रही है और कहीं ना कहीं इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? आप मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, महाराष्ट्र से ही जुड़े हुए हैं। अभी घनेंद्र साहब ने सनातन सभा की बात की कि कुछ वक्त पहले वहां से भी इतने बड़े इनपुट्स मिले थे लेकिन उसको लेकर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप पूरे मौजू को किस तरह से देखते हैं? जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? शायद सैयद बाबर साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, वो हमारे साथ विंडो में तो दिख रहे हैं लेकिन आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। लेकिन सखी साहब, मैं इसी बात को आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्या ऐसा आप मान रहे हैं जो तमाम पहलू मैंने अभी बताए, उस पूरे पहलुओं को अगर आप गौर करें तो पूरे मौजू को आप कैसे बयां करेंगे, कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात मैं आपसे अर्ज ये करूं, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने रखा और आप ये भी जानते हैं, आप खुद भी जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं आपने मुताला किया है। आप यहाँ से शुरू नहीं कीजिए, बदर से अगर आप शुरू करेंगे तो हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना अमीर हमज़ा का कलेजा एक हिंदा नाम की औरत ने चबाया था। पैगम्बर इस्लाम ने उस हिंदा को भी माफ़ कर दिया था। ये इस्लाम है। इस्लाम आतंक का बिल्कुल मुखालिफ है। आतंकी इस्लाम में नहीं होते हैं, उनका अपना कोई मामला हो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो आतंक से ताल्लुक़ रखता है उसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है और जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है उसका आतंक से ताल्लुक़
जो नहीं है हो सकता, वो नहीं है। और दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जो आज ये मुद्दा उठा है, आप तमाम रिकॉर्ड चेक कर लें। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये जो आज मुलजिमों को पकड़ रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये अपना मुंह देखते रह जाएंगे आईने में। दहशत किसे कहते हैं ये आज तक यही सही करके बयान नहीं करते हैं। हालांकि कितनी घटनाएं यहाँ हो जाती हैं और उनको आतंकी घोषित नहीं किया जाता, जो लोग आतंक फैलाते हैं, जिस तरीके के कारनामे करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस्लाम ने आतंक की कतई इजाजत नहीं दी है। एनआईए जो कर रही है, जिस तरीके से उन्होंने किया है, तो कल यही होगा, आप देख लीजिएगा, यही होगा। जैसे मालेगांव के नौजवानों को 12-12, 15-15 साल बंद करके जेल में रखा गया, आखिरकार उनको क्लीन चिट दे के कोर्ट से बरीउज़ जिम्मा किया गया, तो आखिर उनके जो 12 साल, 15 साल, 20 साल बर्बाद हुए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? तो इसी तरीके से ये एक इलेक्शन का दौर आ रहा है और बीजेपी ने एक नई साजिश रची है। और तो इससे पहले जो है वो बीजेपी नहीं थी, ऐसे केसेस में जब गिरफ्तारियां होती थी तो फिर कांग्रेस करती थी, यानी सियासी पार्टियां इस्तेमाल करती हैं आपके साथ। बिल्कुल ये सरकारी मुद्दा है, सरकारी पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, उनको ये काम करना है और इलेक्शन से पहले यही काम होगा। बड़ी बात आपने कही, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इसका मामला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी से शायद नहीं जुड़ता, बल्कि ये जुड़ता है कि अगर इलेक्शन आता है तो फिर सियासी पार्टियां ऐसे फायदे उठाने की कोशिश करते हैं। अगर मौजूदा सरकार बीजेपी की है तो वो भी कर रही है, और इससे पहले कांग्रेस की थी तो शायद उसने भी किया। ये आपकी तरफ से सवाल आया, लेकिन सैयद बाबर अशरफ साहब, अगर आप तक आवाज आ रही है तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सर देखिए कई तरह की यहां पर चीजें सामने आती हैं कि आप भी ये देखते हैं कि ये वाकई सियासी मामला है या फिर इसका मजहब से ताल्लुक है, एक मजहब को ही टारगेट करके इसमें बाकायदा इस तरीके से गिरफ्तारियां की जाती हैं, उन्हें टेरर से जोड़ा जाता है, बड़े मॉड्यूल से जोड़ा जाता है। क्योंकि अभी यहां पर देखिए कांग्रेस के हमारे साथी यहां पर बैठे हुए हैं हमारे मेहमान, वो ये कह रहे हैं कि मुंबई में, महाराष्ट्र में ही सनातन सभा को लेकर के तमाम बड़े इनपुट्स मिले, लेकिन उसको लेकर के कार्रवाई नहीं होती। तो क्या वाकई आप भी देखते हैं कि तफरका बढ़ता जाता है खास तौर पर? देखिए, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि किसी किस्म का भी तशद्दुद, किसी किस्म की भी एक्सट्रीमिज़म जो है वो किसी भी समाज में हो, वो हिंदू में हो, मुसलमान में हो, ज्यूज़ में हो, क्रिश्चियंस में हो, अगर वो इंसानियत के ख़िलाफ़ और इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी अमल कर रहा है, तो वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो सबसे पहली चीज़ वो किसी मजहबी इदारे का हिस्सा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि उसको कोई बहका रहा है, उसको कोई गलत राह पे ले जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सनातन वाले कर रहे हैं या कोई लिंचिंग कर रहा है या जो भी लोग हैं, तो मैं इनको भी धार्मिक नहीं मानता। मैं तो बहुत साफ से कहता हूं कि ये वो लोग जो सड़क पे तशद्दुद मचा रहे हैं, लोगों को रोक के मार रहे हैं, वो अपने आप को ये ज़रूर कह रहे हैं कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये कि किसी भी इंसान को, किसी भी इंसान से किसी किस्म का नुकसान ना हो, इस बात को इंश्योर किया जाना जो है बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक सियासत की बात है, अरशद मदनी साहब ने भी कहा और जो कांग्रेस के बरद्वाज जी ने भी कहा, वो बहुत क्लियर कट बात है कि जो पिछला हमारे पास रिकॉर्ड है वो बड़ा अजीब व गरीब है कि पहले एनआईए ने या डिफरेंट। चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि थोड़ा सा आपकी आवाज तो आ रही है साफ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन विभूति नारायण जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए सर, यहां पर एक तरफ दिखता है कि सियासत और एक तरफ एजेंसीज जो बाकायदा इसी काम के लिए हैं कि वो कम से कम इस तरह के इनपुट्स हासिल करें और इस तरह के बाकायदा क्रैकडाउन्स करें। और ऐसे मामले में अगर इलेक्शन से ठीक पहले कुछ इनपुट्स मिलते हैं, या तो आप इलेक्शन से जोड़ लीजिए, या 26 जनवरी से जोड़ लीजिए, या राम मंदिर की तहरीक से जोड़ लीजिए, सरगर्मियां तो इतने बड़े मुल्क में कुछ ना कुछ चलती रहेंगी। अगर ये गिरफ्तारियां होती हैं तो क्या वाकई इसका सियासी एंगल तलाशना ठीक है? आप कैसे देखते हैं सर? आप तो सिस्टम का बाकायदा हिस्सा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको सियासी एंगल से देखना चाहिए। देखिए, ये तो 5 साल 24 घंटे चल सकता है। ये नहीं है कि इलेक्शन का साल है तो कोई मॉड्यूल एक्टिव नहीं होगा, या राम मंदिर बनने वाला तो सब खामोश हो जाएंगे। तो ये तो एक नॉर्मल रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, इंटेलिजेंस कलेक्शन है। ऐसे मॉड्यूल को बस्ट करने का प्रयास है जो एनआईए या दूसरी एजेंसियां करती हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के कमेंट्स होने चाहिए। अभी ये बहुत प्री मैच्योर है। अभी तो 2 दिन हुआ है गिरफ्तारियां हुए, और उनको 12 दिन का 14 दिन का जो रिमांड मिला है उसमें वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जो दफा के वकील कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बैलेंस बोल रहे थे।
क्योंकि 12-14 दिन जो रिमांड का टाइम है उसमें वो सारा कलेक्शन करेंगे एविडेंस का और फिर अदालत के सामने पेश करेंगे। तो सर, ये तो लेकिन जो बरामदगियां हैं, ये बताया जा रहा है सुतली बम है, एक ट्रैक्टर का नोजल है, क्या ये भी इतने खतरनाक हो सकते हैं? क्या वाकई इसकी बुनियाद पर इस तरह के केसेस बनाए जा सकते हैं? देखिए, एक टर्म इस्तेमाल होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, जिसमें जो नॉर्मल फैक्ट्री मेड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हैं, जो कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हैं, वो इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि बहुत सारी चीजें जोड़ तोड़ करके बनाई जाती है और वो लगभग उतनी ही नुकसानदेह होती है जितनी ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्लोजिव्स होते हैं। तो ये मुझे पता नहीं किसको वो नोजल कह रहे हैं और किसे सुतली बम कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी छोटी मोटी चीजें जो देखने में बहुत खतरनाक नहीं लगती, उनका इस्तेमाल हो सकता है खतरनाक तरीके से। उनका इस्तेमाल खासतौर भीड़ भाड़ में वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये तो अभी बहुत प्रीमेच्योर है इस तरह के कमेंट्स। मुझे लगता है कि जरा ये 12 दिन जो सुतली बम, अगर आप का कोई इलाहाबाद का अनुभव हो, आप उत्तर प्रदेश को कवर कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ। तो इलाहाबाद में तो सुतली बम इंसानों की जान लेने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक, कोई भी एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हो सकता है, इम्प्रोवाइज्ड हल्के में नहीं लेना चाहिए, यानी कि आपके मुताबिक। ठीक है सर, अभी तो ये शुरुआत हुई है। ठीक है सर, और थोड़ा प्रीमेच्योर आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। मैं आऊंगा आप सभी के पास, और बाबर साहब भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सैयद बाबर साहब, मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा। और साथ ही देखिए, मदनी साहब ने भी एक अहम बात कही। हम ये देख रहे हैं, जब हम कुछ स्टडी कर रहे थे, इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, तो हम ये देख रहे थे कि इस तरह के केसेस में जब बाकायदा जमीयत उलमाए हिंद पैरवी करता है, तो यह पाया गया कि 76% ऐसे जो नौजवान उठाए गए, पकड़े गए या फिर उन्हें दहशतगर्द बताकर के गिरफ्तार किया गया, वो बेकसूर बरी हुए हैं और अदलिया ने ही उन्हें बेकसूर बरी साबित किया है। अगर ऐसा है तो क्या वाकई उन्हें, बेगुनाह लोगों को क्या वाकई टारगेट किया जाता है? इस पर भी क्या आपका रद्द है? बार बार जो तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम उनको कोशिश करेंगे कि दूर हो जाए और उनसे भी हम राब्ता रख सकें। लेकिन विभूति नारायण जी, मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहता हूं। सर, ये एक टेक्निकल पहलू भी है, शक होता है, कई तरह की बातचीत होती है, कुछ स्टूडेंट्स हैं गुमराह कर दिए जाते हैं या गुमराह हो जाते हैं, यूट्यूब का दौर है, कई तरह के वीडियोस देख लिए जाते हैं। तो क्या ये जो तमाम चीजें हैं, ये इतने बड़े इनपुट्स होते हैं कि सीधे ISIS से लिंक कर दिया जाए? 40 दिन पहले एक मॉड्यूल बनता है, उसको ये बताया जा रहा है कि इतना उनका कनेक्शन था, लेकिन कोर्ट में ये बात नहीं बताई जा रही कि किसके किसके कॉन्टैक्ट में थे। ये सब क्या जाहिर करता है सर? देखिए, कोर्ट में तो अभी शुरू हुआ है ना। मैंने पहले अर्ज किया कि ये थोड़ा प्रीमेच्योर है। अभी उन्हें 12 दिन का रिमांड मिला है, तो 12 दिन के बाद वो अपने सारे सबूत और अपने सारे जो आर्गुमेंट्स है वो लेकर के अदालत के सामने आएंगे। अभी आप कुछ कह नहीं सकते कि वो जो हथियार या जो बरामदगियां उन्होंने दिखाई हैं वो किस हद तक खतरनाक है, किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ये जो आप सोच रहे हैं कि इनको अचानक गिरफ्तार किया गया, ये शायद जायज नहीं है, क्योंकि कोई भी एजेंसी जो इस तरह का मॉड्यूल जब बस्ट करती है तो उसके पहले बहुत होमवर्क करती है, बहुत दिनों लेकिन से ये बताया गया कि जाकिर मूसा की तलाश थी, दरअसल तलाश जाकिर मूसा की हो रही थी और ये मॉड्यूल जो है वो पकड़ में आ गया, इसके इंटरसेप्शन जो है मिल गए। अब चूंकि देखिए, ये कोई ऑफिशियल वर्जन तो है नहीं, तो अखबारों में जो छपी है बातें, तो आप उस पर बहुत यकीन नहीं कर सकते। ये किसी ऑफिशियल की तरफ से नहीं आया है, और ये हो सकता है जाकिर मूसा की तलाश में या किसी बड़े शख्स की तलाश में आए और कोई दूसरा मिल गया हो। तो ये तो सारी संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि किसी भी तरह का स्पेकुलेशन या किसी तरह के इस तरह का संदेह व्यक्त करना अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। सर, जल्दी से भी मुमकिन हो सकता है कि एक चीज और समझ लें कि सर, हमने देखा है मुल्क में इससे पहले भी ऐसे मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं, और आप कई बार बाज मरतबा ऐसा भी नजर आता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें उठाया जाता है, वो बाद में बेकसूर साबित होते हैं। यह भी देखने को मिला कि 15-15, 18-18 साल जो है उन्हें जेल में डाला गया, उनकी जिंदगी खराब हो गई, लेकिन बाद में वो बेकसूर साबित होकर के बाहर आए। क्या वाकई किसी तरह का सिस्टम पर दबाव होता है, एजेंसीज पर दबाव होता है सियासी पार्टियों की तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, जो सरकारें होती हैं, क्या कहीं सियासी एंगल से दबाव बनाती है क्या कि इसका कुछ फायदा उठाया जा सके सियासी तौर पर? नहीं, बिल्कुल, इसे कौन इनकार कर सकता है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शंस लड़ती हैं, बड़ी बात, पॉलिटिकल पार्टियां इन सारी चीज़ों को मुद्दे बनाती हैं, तो वो सारी चीज़ें तो रहती ही होंगी। लेकिन आप सिर्फ इसलिए
कि एक खास धर्म के लोग पकड़े गए, आप ये नहीं कह सकते कि उनके साथ कोई प्रेजुडिस या ज्यादती हुई है। ये तो अब अच्छा, एक आपके पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, आपने खुद ही कहा कि लोग, बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं और छूट जाते हैं, तो ये तो एक अदालती प्रक्रिया है। इनमें से भी कुछ लोग छूट सकते हैं, कुछ को सजाएं मिल सकती हैं, तो बिना सारे इनपुट रहे मुझे नहीं लगता कि कमेंट करना। मैं आता हूं और सैयद बाबर अशरफ साहब हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। बाबर साहब, मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार कोई तकनीकी दिक्कत ना हो और आप अपनी बात पूरी मुकम्मल रख सकें। सर, आपकी बात आप जो कह रहे थे वो मुकम्मल करिए। और ये भी जो मैं पूछ रहा था कि कई बार इस तरह की बातें भी आती हैं कि सालों साल जेल में रहने के बाद भी इस तरह के मामलों में कुछ जो बच्चे पकड़े गए वो बेकसूर साबित हुए, तो क्या एनआईए या फिर इस तरह की एजेंसीज क्या वाकई सियासी दबाव में काम करती हैं या फिर उन्हें इनपुट मिलते हैं, बाद में वो बेकसूर साबित हुए, वो एक अलग बात है? देखिए, एक अफसोस की बात यह है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में, मैं ये नहीं कहता कि हमारे जो कंसल्टिंग लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो एजेंसीज हैं, उनके इंटेंशंस कहीं गलत हैं, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कुछ सालों से या गुज़िश्ता कुछ सालों में ऐसा माहौल बना है जिसमें आवाम के बीच में इन इंस्टीट्यूशंस का जो यकीन है वो बड़ा कमज़ोर हुआ है। और उसकी बड़ी वजह है कि जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो उस पर लोगों का जो है वो यानी कि शक जाता है कि ये सियासी है या ये हकीकत है। हेलो जी, असरारी आवाज आपकी आ रही है। चलिए, डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन सखी खान साहब, ये इस तरीके से जो बातें आती हैं कि ये इसका सियासी इस्तेमाल है, लेकिन क्या ये भी सच नहीं है कि बाज मर्तबा चाहे वो मुल्क में बैठे हुए लोग या बैरून मुल्क से ऑपरेट करने वाले लोग, हिंदुस्तान में मौजूद जो मासूम नौजवान हैं उनका ब्रेन वॉश करते हैं यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, और उन्हें एक मोहरा बना करके कहीं ना कहीं अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, और ऐसा होता है और इसीलिए फिर इस तरह की गिरफ्तारियां भी आती हैं। मैंने बड़ी वजाहत के साथ पहले ये कह दिया कि आतंक कोई भी हो वो आतंक है, और आप हालात देख रहे हैं, वक्ती तौर जो हो रहा है ये आज ही से नहीं हो रहा है, पहले से होता चला आया है। मेरे मोहतरम ने कश्मीर का नाम लिया था, मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो कुछ हालात व वाकयात होते हैं, इसके आप परसेंटेज निकालें तो 80% जो जिम्मेदारियां होती हैं वो सरकारों के नाम होती हैं, गवर्नमेंट जो होती है मौजूदा उसके नाम होती हैं। यही सब करते हैं, नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद करने का एक अहम सिलसिला इनको। तो आप जैसे मुस्लिम स्कॉलर क्या कहेंगे कि कैसे इससे बचा जाए? मैं तो इससे बहुत चिंता में हूं कि जो इस वक्त माहौल चल रहा है, आप देखिए, सुनिए, आप एक शख्स को घर से उठाकर ले आते हैं, उसको दहशतगर्द करार देके जेल में डाल देते हैं। उन्नाव के अंदर एक बच्ची के साथ गैंग रेप करने वाला एक बीजेपी का एमएलए होता है, आप उसको कुछ दहशतगर्द नहीं कहते, वो भी आतंकी है, उसे भी दहशतगर्द ही कहते हैं, क्योंकि दहशतगर्द का माना यह नहीं है कि बंदूक उठा के सिर्फ वतन के खिलाफ बोले तो दहशतगर्द है। जो घर में रहकर किसी औरत को टार्चर करे उसको भी दहशतगर्द ही गिना जाएगा। अलबत्ता देशद्रोही और दहशतगर्द में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। हकीकत ये सबूत कुमार जैसा बेटा चला जाता है, हिंदुस्तान के पुलिस का एक बेहतरीन अफसर जाता है, लेकिन आतंकी खुले घूम रहे हैं, उनको आतंकी नहीं कहा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है सर कि ऐसे कैसे गुमराह होने से रोका जाए बच्चों को, नौजवानों को। देखिए, गुमराह होने से ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बेशक है, और संजीदा सिफ्त लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन गुमराह करने के पर जो तुले हुए हैं लोग, सियासी कैरियर जो चला रहे हैं और कुर्सी का सहारा लेकर जो आतंकी काम कर रहे हैं सियासतदान लोग, उनको ये चाहिए कि वो अपने मामलात को सही करें और नौजवानों को भटकाने से। गणेश साहब ने भी कई तरह की बातें सीधे तौर पर कही थी कि तफरका बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर टारगेट किया जाता है। जब मुंबई से आपको कुछ इनपुट मिलता है तो फिर उस पर तेजी नहीं दिखाई जाती है, जब यहाँ पर उन्नाव में या फिर आपको यूपी में, और उन्नाव की बात करें, कठुआ को देख लीजिए, यूपी या फिर दिल्ली में अगर कुछ इस तरह की बातें आती हैं तो फिर आपको बहुत तेजी नजर आने लगती है। क्यों ना जोड़ा जाए फिर इसे इलेक्शन से, और क्यों ना जोड़ा जाए इसे सियासत से? देखिए, पहली बात तो आतंकवाद, देशद्रोह और किसी भी क्राइम को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जब देश पे कोई 25 किलोग्राम एक्सप्लोसिव लेके कुछ काम कर रहा है और उसके पास मोर्टार मिले और देश का बहुत बड़ा सुरक्षा विशेषज्ञ ये बात कह रहा है, और दूसरी बात उन्नाव में जो हुआ वो जेल में है, दूसरी बात आपने जो कही, घनीन साहब ने जो कही, तो एनआईए जांच का हिस्सा है।
एनआईए उस जांच का हिस्सा बन चुकी है, सनातन संस्था। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको आप धर्म के आईने में, अगर फिरके के आईने में देखेंगे तो हमेशा गलत राह पे जाएंगे। कि चाहे हिंदू गिरफ्तार हो रहा है या मुसलमान गिरफ्तार हो रहा है, आप ये देखिए कि गिरफ्तारी हुई है, जैसा कि विभूति नारायण राय जी भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी है, 12 दिन की रिमांड है, उनसे पूछताछ होगी और उसके बाद निर्णय में पहुंचेंगे। याद होगा 2 साल पहले, तकरीबन 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर रहा है, मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ा मॉड्यूल पकड़ा गया था, बाकायदा ध्रुव सक्सेना का भी नाम आया था उसमें, तो ठीक है उसमें बीजेपी की शमूलियत भी दिखी थी, बहुत एक बड़ा मॉड्यूल था उनके पास भी, तो लगा सिर्फ सिम और फोन नहीं बरामद हुए थे, बाकायदा उनके पास तो उस तरह के इक्विपमेंट्स बरामद हुए थे जो बाकायदा किसी जासूसी एजेंसी या फिर जासूस के पास ही होते हैं, लेकिन उसके बाद भी तो वो मामले दब जाते हैं। कहीं मामला नहीं दबा। जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, नाम शायद थोड़ा गलत है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हुई और उसका भारतीय जनता पार्टी, उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना, इसी को समझना पड़ेगा। जोड़ा गया, उसके फोटो आए कैलाश विजयवर्गीय साहब के साथ, शिवराज साहब के साथ, तो इसलिए जोड़ा गया, हो सकता है। इसीलिए कह रहा हूं कि मैं क्या कहते हैं, जब भी आप उसको आप कहिए कि वो हिंदू था, इसका कोई लेना देना नहीं है। वो हुआ, एक आदमी पकड़ा गया, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसका कोई गिरफ्तारी यहाँ पे संगठन का नाम दिया हुआ है। मैं इसलिए दखलंदाजी, हालांकि यहाँ इस चैनल का उसूल नहीं है दखलंदाजी, मैं एक जुमला सुन लीजिए आप, दखलंदाजी इसलिए कर रहा हूं जुमला, मैं उर्दू का कत्ल नहीं करना चाहता, ये बहुत खूबसूरत शब्द है जो मैंने आप तक जल्दी से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब कठुआ के अंदर तिरंगे को ठोकरों में रखा जाता है, वो नेता करते हैं, वो बीजेपी के मिनिस्टर करते हैं, वो कैबिनेट मंत्री, आप देखिए ना, आप हकीकत से नजर नहीं उठाइए, ठीक है, चले जाइए और यहाँ पे जो हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। 25 को लग रहा है एक्सप्लोसिव पकड़ा गया और आप कठुआ उन्नाव से जोड़ दीजिए उसको। संगठन का नाम है हरकुल हरम इस्लाम, साहब हरम इस्लाम संगठन का नाम है, मैं इस पे आ जाऊंगे आप सीधे। स्वदेश जी, आप एक बात कर रहे हैं, मुझे दीजिए, और आप ये सखी खान साहब, ये हो सकता है कि आप जो बातें उठा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो, लेकर लेके आएंगे, कम से कम कह रहा है, मुझे बोल लेने दीजिए, ठीक है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन उन्नाव और कठुआ से मत जोड़िए कम से कम इस तरह के मामले। संगठन की बात कर रहे हैं, हरकतुल हरम इस्लाम संगठन का नाम है, मतलब 16 जगह पे उन्होंने संगठन का नाम भी काल्पनिक बना दिया, 16 जगह भी काल्पनिक बना दिया, सब कल्पना कर दी। आप जो कह रहे हैं वही सच है। देखिए, जब तक आप संस्थाओं पे सवाल उठाएंगे तो इससे समाधान नहीं निकलेगा। विभूति नारायण जी कह रहे हैं कि कोर्ट है, आप तफरके की बात करते हैं, लेकिन आपकी सरकारों में क्या होता था घनेंद्र साहब? क्या आपके वक्त में इस तरह की गिरफ्तारियां नहीं हुई? क्या इस तरह के केसेस नहीं आए? क्या अक्षरधाम का मामला हो, 26/11 का मामला हो, मालेगांव का मामला हो? साउद जी, सारे मामले मैं फिर वही कह रहा हूं कि जो आदमी देशद्रोह की गतिविधि में लिप्त है वो किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं आपसे। मैं दूसरी बात मैं ये पूछ रहा हूं कि आज आप ये कह रहे हैं कि एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप उसे इलेक्शन से जोड़ रहे हैं, आप क्या करते थे? मैं उस पर पूछ रहा हूं। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं, मैं भी वही कह रहा हूं कि एजेंसी का काम है काम करना, लेकिन अभी आपने कल अरेस्ट करा है, आप कल ही बता रहे हो कि इनके आईएसएस से संबंध में बहुत बड़ी साजिश करने वाले थे। एविडेंस जो मीडिया दिखा रही है, हमने नहीं दिखाया, ये बाकायदा एनआईए ने प्रेस वालों को दिखाया कि हमने ये चीज रिकवर करी है। अगर जो चीज वो रिकवरी दिखा रहे हैं उस रिकवरी के हिसाब से तो थाने में जमानत हो जाती है। एनआईए तो पता नहीं क्या करेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर वही वाली बात है कि ये जब बच्चे जब निर्दोष साबित होंगे कोर्ट से, इनके 10-15 साल का हिसाब किताब कौन देगा? दूसरी बात, एनआईए की मंशा पे सवाल मेरे, सुन लो, मैं इसमें एक बात कह रहा हूं। नहीं, आप ये बताइए, अगर वो कसूरवार अभी साबित कर रहे हैं पहले ही, तो आप भी तो उन्हें पहले ही बेकसूर साबित कर दे रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप भी तो वही काम कर रहे हैं, ये इधर वो उधर, ये सरकार के हिसाब से, आप मैंने किसी को बेकसूर नहीं बताया, मैंने किसी को बेकसूर नहीं बताया ना, मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जांच एजेंसी का काम है जांच करना। जांच एजेंसी काम करे, कोर्ट में लेके जाए, कोर्ट फैसला करेगा कि वो कसूरवार है या नहीं है। मैं भी नहीं कह सकता, ना ये आलोक मित्तल कह सकता है। आलोक मित्तल जो एनआईए के चीफ हैं, वो पहले कैसे कह सकते हैं? अभी आपने प्राइमा फेसी एविडेंस आपने कलेक्ट नहीं करे, आप कोर्ट के पास गए, सरकार आपकी होती, तो आलोक मित्तल साहब जो कह रहे होते वो सब एक वो लक्ष्मण रेखा होता फिर आपके लिए। एनआईए संस्था के पहले एक बार सबको ये भी समझ लेना, बनी कब थी? बिल्कुल बनी थी फेडरल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अगर वो जांच कर रही है तो पुख्ता सबूत के साथ ही कर रही होगी। जांच से किसी को दिक्कत है नहीं। जांच के ही बिना पर तो वो अपनी तमाम बातें रख रहे थे। एनआईए का एक रूप और बताता हूं, एनआईए का काम है टेररिस्ट अटैक पे काम करना। जम्मू कश्मीर में 263 टेररिस्ट अटैक हुए इस बार, इस साल में, अभी तक एक पे भी एनआईए ने जांच नहीं करी। और एनआईए ने क्या जांच करी? हुर्रियत के नेताओं पे जांच करी। और स्वदेश जी देखिए, एनआईए जो बात कह रही है, वकील दिफा की भी अगर हम बात करें तो वो ये कह रही है कि जो तमाम कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई, ठीक है, 12 दिन की रिमांड दे दी गई,
जो बरामदगियां हुई हैं, चलिए उसको आपने अलग तरह से आप उसको देख रहे हैं, उसको हम साइड कर देते हैं, लेकिन उस मॉड्यूल के कनेक्शन के बारे में, नेटवर्क के बारे में कोई बात बता नहीं पाई एनआईए। आखिर क्यों? अगर जैसा कि अभी विभूति सर भी बोल रहे हैं कि यूं ही ऐसे ही एक दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई होगी, बहुत चीजें इंटरसेप्ट की गई होंगी, बहुत दिनों से लगातार इसको लेकर के मॉनिटरिंग की गई होगी, फिर भी देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो है वैसे ही स्टेट सब्जेक्ट है, उसके बावजूद अगर इस देश में एनआईए जैसी एजेंसी बनी है तो उसका कुछ तो वजह होगी कि यानी कि जब देश की सुरक्षा पे संकट हो, देश पे आतंकी हमले का, अगर छोटी मोटी क्राइम की घटना है तो वो लोकल पुलिस देखेगी, इस एटीएस तक देखेगी, लेकिन अगर बहुत बड़ा मॉड्यूल है जिसको वो लगातार फॉलो अप करे स्टेट के एटीएस के साथ मिलकर, एसटीएफ के साथ मिलकर, तभी वो दबोचती है। तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि अगर उसकी गंभीरता को हम अगर नहीं समझ सकते, अगर हम उस वकील के बयान, वकील तो देखिए उनका वकील है, वो तो ऐसी ही बात करेगा कि कोई बयान नहीं। देखिए अगर कोर्ट ने हम बार बार ये कह रहे हैं कि आपको इंस्टीट्यूशंस पे फेथ रखना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार। आपने भी कहा बहुत से निर्दोष कई सालों बाद छोड़े गए, गलतियां हुई हैं, लेकिन इसी देश के इंस्टीट्यूशंस पे फेथ रख के ही हमें समाधान भी मिल सकते हैं। हम सब पे सवाल उठा दे, कभी इलेक्शन कमीशन पे उठा दे, कभी एनआईए पे उठा दे, कभी सुप्रीम कोर्ट पे उठा दे, अगर हमारे हक में नहीं हो, जिंदगियां बर्बाद करके आप बोल लीजिए आपकी बारी आएगी। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना बड़ा मामला था, गिरफ्तारियां हुई है, उस पर जांच होगी कोर्ट ने। मदनी साहब ने जो बात कही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और मैं गणेंद्र जी आपसे भी वही बात पूछूंगा और स्वदेश जी आपसे भी पूछूंगा कि मदनी साहब ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग बाकायदा इन बच्चों को कसूरवार साबित करने में तुले होते हैं, बाद में अगर ये बेकसूर साबित होते हैं तो इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती है? जाहिर सी बात है, इन लोगों का मतलब यही हो गया कि जो एजेंसीज के अफसरान थे, एजेंसी थी, उन्हीं को ही, या तो फिर इतनी सख्त गाइडलाइन बने कि जब तक एक पुख्ता इंटरसेप्शन ना हो तब तक इस तरह की गिरफ्तारी ना हो। देखिए जब तक पुलिस या एनआईए की जो एजेंसी है वो तब तक उनको गिरफ्तार नहीं करती है, उठाती नहीं, क्योंकि उसको कोर्ट में पेश करना होता है। आज कोर्ट में 15 साल 18 साल बाद लोग बेकसूर साबित होते हैं। उस इंसान की 12-15 साल की जिंदगी का हिसाब कौन देगा फिर? यहाँ तो देखिए हम सारी चीजों जवानी में गया, अधेड़ उम्र में बाहर आ रहा बेचारा। ये जो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये जो केस है, अगर कोर्ट ने 12 दिन की रिमांड, केस की बात नहीं कर रहे हैं, 12 दिन की रिमांड दी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ एनआईए ने साक्ष्य प्रस्तुत किए होंगे, उसके उसी पे रिमांड दी गई होगी कि अगर कोर्ट में इतनी ही बात कह दे कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो कोर्ट तो नेशनल सिक्योरिटी से सीधे तौर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, वो तो फिर इसको देखते हुए कहीं ना कहीं एनआईए को अपर हैंड देगी कि ठीक है भाई, ये जाइए आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। गणेंद्र साहब इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। गणेंद्र सर आप बताइए कि क्या एजेंसीज या इस तरह के लोग भी जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए अगर वो बेकसूर साबित होते हैं 20 साल 15 साल 18 साल बाद? तो देखिए निश्चित तौर पर साउद जी, एक आदमी की जवानी चली जाती है, आप उसको गलत तरीके से या गलती से जैसे भी अगर आपने उस पर अरेस्ट करा, आप ये देखिए उसके परिवार का क्या मंजर होता है। आज ये 10 लड़के पकड़े, आपको हमदर्दी हो रही है, लेकिन आपकी सरकार के वक्त में जब होता था और आपके ही सरकार में पकड़े हुए तमाम लोग इस वक्त बाहर हैं, तो उस वक्त आप अपनी गलती मान रहे हैं? साउद जी मैं क्या कह रहा हूं, अब ये 10-12 लड़के जो पकड़े, इनके परिवार पे क्या गुजर रही होगी? मैं इन 10-12 की ही बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर मामले की बात ही नहीं हो रही है। दिल्ली का लड़का जाफराबाद का, वो पूरे के पूरे जाफराबाद को ऐसा बताया जा रहा है जैसे टेररिस्ट वहीं पे रह रहे हो, सारे टेररिस्ट के वहीं से ऑर्गेनाइज हो रहे हो। मतलब जगह जगह आप, ठीक है आपने सर इसी मुल्क में मालेगांव की बात हो जाती है, बटला हाउस की बात हो जाती है, तमाम तरह की, तो क्या उस इलाके को वैसे नहीं प्रोजेक्ट किया जाता है? वो आपकी सरकार में भी यही हुआ है सर। एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूं, मैं तो ये देख रहा हूं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ एंकर, मैं ये कह सकता हूं कि आप हो या फिर बीजेपी, अगर गवर्नमेंट है तो वो अपने हिसाब से ही काम कर रही है। वो मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, कोई दूध का धुला नहीं दिखाई देता। आपको एनआईए की मंशा का पता चल जाएगा कि एनआईए की मंशा क्या है। मैंने कश्मीर की बात करी, कश्मीर में 263 टेररिस्ट अटैक होते हैं, एनआईए कोई जांच नहीं करती। एनआईए जब करती है कार्रवाई जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार आती है, जब हुर्रियत को कंट्रोल करना होता है। हुर्रियत नहीं, 30 सेकंड के लिए मैं जाऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। हुर्रियत के ऊपर यह इल्जाम लगा कि हुर्रियत को टेररिस्ट फंडिंग कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग आ रही है, बिल्कुल, लेकिन अरेस्टेशन किसी की हुई नहीं। 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, ठीक है, योर 30 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। अब 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं वही कह रहा था साउद जी कि एनआईए का देखिए काम,
हुर्रियत के लोगों के ऊपर इन्होंने जांच करी एनआईए ने बोला कि हुर्रियत को फॉरेन फंडिंग मिलती है, हुर्रियत टेररिस्ट फंडिंग करता है, लेकिन किसी भी एक हुर्रियत के नेता की गिरफ्तारी हुई। ये चीजें जब सामने आती हैं, अगर कोई कसूरवार है, चाहे हुर्रियत का लीडर हो चाहे कोई लीडर हो, अगर कोई आदमी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है तो आप सिर्फ उस पर रेड करके भाग नहीं सकते, आप उसको अरेस्ट करो, उसको कोर्ट के सामने लेके जाओ, उसको जेल पहुंचाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ पॉलिटिकल मंशा से आप एनआईए का यूज कर रहे हो। ये नजर आ रहा है अगर आप कश्मीर को देखोगे और अगर आप ये ताजा एपिसोड देखोगे तो दोनों के कनेक्शन से एनआईए की मंशा पे संदेश साफ साफ नजर आ रहा है। स्वदेशी एनआईए ने एक टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है। संगठन का नाम उन्होंने बताया कि हरकतुल अरब इस्लाम उसका नाम है, उसके हर्ब इस्लाम नाम है, तो इसलिए उनकी जांच को आगे बढ़ने देना चाहिए और हमें किसी भी जांच को, कोई भी आपराधिक जांच हो, उसका सांप्रदायिकरण नहीं करना चाहिए। कम्युनलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ये जांच में बाधा पहुंचाते हैं और जितनी जल्दी से सेकुलर जमात से बयान आए हो, चाहे महबूबा मुफ्ती के बयान हो, प्रमोद तिवारी के बयान हो, कांग्रेस के दूसरे लीडरान के बयान हो, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें जहां तक वकील की मदद है वो सारी उनको मिलेगी और उनके साथ पूरा इंसाफ होगा। अगर वो निर्दोष होंगे तो निर्दोष साबित होंगे और आतंकवादी होंगे तो कानून अपना काम करेगा। सर ये कहा भी जा रहा है कि सरकार को भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कसूरवार साबित करने में। बहरहाल, लेकिन सखी खान साहब, ये जो इस तरह के मामला सामने आते हैं, इसको अगर हम सियासी एंगल को छोड़ दें तो क्या इसका मजहबी एंगल भी नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम नौजवान हैं, जो इस मुआशरे से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनको बेदार करने की जरूरत है और ऐसे बनाने की जरूरत है कि उन्हें गुमराह न कर पाए कोई? दो बात कह के बात खत्म कर देता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिए 28 सेकंड को भी मैं 2 सेकंड कम कर दूं, अपनी बात कह दूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो इस वक्त नौजवानों के साथ हो रहा है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट कभी भी आई हो, उसने आके कुछ ना कुछ खिलवाड़ किए हैं, लेकिन वक्ती तौर पर नौजवानों के साथ खेला जा रहा है, उनके करियर को बर्बाद किया जा रहा है। और ये हर तरह से सरकार ये चाहती है कि एक मजहब को टारगेट करके और दहशत को इस्लाम से जोड़ के बदनाम किया जाए। इस तरीके की घटना अगर होती रहेगी तो मैं कहता हूं कि मुसलमान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कसूरवार है उसे सजा दी जाए, उसके हक में हम खड़े हैं। ठीक है, ठीक है। सैयद बाबर अशरफ साहब, आप किस तरह से देखते हैं, किस तरीके से आप इस पर रिएक्ट करेंगे? फाइनल कमेंट आपका क्या है? देखिए, मैं तो बहुत साफ से कहता हूं कि अगर मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो उसका एक्सपोजर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जो इंस्टीट्यूशंस पे यकीन है वो यकीन जी हिंदू हो या किसी भी वर्ग से, समुदाय से हो, उनका इंस्टीट्यूशंस पे यकीन बहुत कमजोर हो गया है। उनको लगता है कि इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं फिर से बहुत साफ से कहता हूं कि अगर मुल्क के खिलाफ कोई काम हो रहा है, ठीक नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फ्री और फेडरल ना नजर आए और कहीं ना कहीं से ये नजर आए कि सरकार के कब्जे में। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन विभूति सर, आप इस पर फाइनल कमेंट क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं प्रीमेच्योर है, लेकिन ऐसे भी मामले हैं जो 15-15, 18-18 साल की लड़ाई के बाद भी चीजें सामने आती हैं। कैसे आप देखेंगे? फाइनल कमेंट। देखिए, सही बात है कि सिर्फ इस तरह के मामलों में नहीं, जो आम हमारे अपराध होते हैं, आम जो घटनाएं होती हैं, उनमें भी बहुत सारे निर्दोष या जो अदालत से छूट जाते हैं, इसलिए हम उन्हें निर्दोष कह रहे हैं, उनके खिलाफ बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, शैडो ऑफ डाउट प्रूव नहीं कर पाते, हम छूट जाते हैं, तो उनके 10-15 साल या ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो उसके लिए तो कानून में प्रोविज़न होना ही चाहिए। विक्टिमोलॉजी का जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन दें। अगर ये साबित हो जाए कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कुछ गड़बड़ियाँ की हैं तो उनको सज़ा मिले। लेकिन अभी इस मामले में मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हमें बहुत अहम बात लेकिन आपने कही सर कि कम से कम इसकी भी एक 12 दिन बाद तय हो। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर मुल्क के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, उसके मन में भी है और ये बात जरा सी भी नजर आती है, तो इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। एजेंसीज को भी फ्री हैंड देना चाहिए, क्योंकि गद्दारी वतन की बात अगर कहीं आती है तो उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज का मुद्दा में बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।